हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एज ड्रीम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने देखा है रिलेशन क्या होता है और हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और अगर आपने अभी तक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखे हैं और आप वहां जाकर के रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन की वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। तो आइए देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हमारे एग्जांपल में हमें सबसे पहले दे रखा है कि आपके पास एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो हम उस सेट ऑफ ट्राइंगल को टी सपोज करते हैं। टी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। एक प्लेन है, उस प्लेन में आप जितने सारे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, जितने भी टाइप के ट्राइंगल बनेंगे। सपोज ये इतना बड़ा हमारे पास एक ब्लैक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड में हम कितने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब डिफरेंट टाइप के हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस प्लेन पे। तो जितने भी आप प्लेन में ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो वो सारे ट्राइंगल का कलेक्शन सेट टी। क्लियर? और हमें एक रिलेशन दिया है, रिलेशन आर। रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेशन आर है कि दो ट्राइंगल है T1 एंड T2। क्लियर? रिलेशन आर में T1 एंड T2 दो ट्राइंगल है सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो है वो T2 से कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है कि रिलेशन आपका ऐसा दे रखा है कि जो आप ऑर्डर पेयर लोगे वो ऑर्डर पेयर में T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इस सेट टी के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके लिए हमें तीन चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो ये दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा था कि कोई सा भी आपको सेट अगर मिले तो AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब इस रिलेशन के अंदर आपको उस एलिमेंट का अपने ही से ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैंने कहा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है T1। क्लियर? तो आप बताइए, ऐसे करके बहुत सारे ट्राइंगल होंगे। इस ट्राइंगल का नाम है T2, इस ट्राइंगल का नाम है T3। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल बनने वाले हैं। ठीक है? अब समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए तो ट्राइंगल तो बहुत सारे बनेंगे, पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास T1, T2 एंड T3 टाइप के ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्या ये वैलिड रिलेशन है? क्या कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि क्या T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 के,
यस, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। क्या T3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के? यस। तो क्या इस सेट के अंदर प्रेजेंट हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ, आपको ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल हैं वो सारे ट्राइंगल खुद से इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो मैंने सपोज किया कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है T, और वो ट्राइंगल का खुद के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा? T का T के साथ रिलेशन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? T इज कॉन्ग्रुएंट टू T, क्योंकि हमारा रिलेशन यही दिया है ना कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 की जगह मैंने T लिया और T2 की जगह भी T लिया, तो T इज कॉन्ग्रुएंट टू T। क्या ये वैलिड है? यस, इट इज वैलिड बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। क्लियर? आइए अब अपने नेक्स्ट रिलेशन की ओर जाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं T1 एंड T2। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर A का B से रिलेशन है तो वही रिलेशन B का A से भी होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है। तो हम ये जानते हैं कि T1 T2 दो एलिमेंट हैं और ये बिलोंग कर रहे हैं R में। R मतलब रिलेशन में। इसका मतलब ये है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हमें ये पता है कि T1 और T2 प्रेजेंट है कहाँ पे? रिलेशन R में। अब हमें ये चेक करना है क्या T2 T1 भी प्रेजेंट होंगे R में। तो आप मुझे ये बताइए कि T1 T2 प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए T1 T2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। बट क्या T2 T1 बिलोंग करेगा? T2 T1 अगर बिलोंग करेगा तो उसका मतलब क्या होगा? ये समझते हैं पहले कि T2 T1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हो जाएगा T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्या ये सही है? क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, कि अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है तो B भी A के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो दूसरा ट्राइंगल भी पहले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में तो T2 T1 भी R में बिलोंग करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्राइंगल, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, T1 हो, T2 हो, T3 हो, T4 हो, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्राइंगल पहले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट भी होगा। क्लियर? आइए अब देखते हैं हमारा तीसरा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था कि अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो हमें क्या मिलना चाहिए? A का C से भी रिलेशन मिलना चाहिए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर T1 T2 और T3 तीन ट्राइंगल हैं हमारे इस सेट के और इसका रिलेशन ऐसा डिफाइन है, T1 का T2 से है और T2 का T3 से है। इसका क्या मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और इसका क्या मतलब है? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के। समझिए कि पहला ट्राइंगल जो है ये T1 है, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल एकदम सेम है किसके जैसे? T2 के जैसे। और T2 किसके जैसे सेम है? एकदम एग्जैक्टली T3 के जैसे। तो क्या T1 और T3 भी आपस में एक दूसरे के जैसे सेम होंगे? यस।
T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है तो T1 T3 के जैसा होगा। यस, तो हम लिख सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, और अगर T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो हमें ये रिलेशन के अंदर मिल जाएगा T1 T3। तो देखिए कि अगर T1 T2 और T2 T3 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन R के अंदर तो हमें T1 T3 भी रिलेशन R के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। क्लियर? तो हमने देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों है तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है 3। क्वेश्चन में ये कहता है कि L जो है एक सेट है, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन पर जितने भी लाइन ड्रॉ किए जा सकती है उन सारी लाइन का कलेक्शन क्या है? L। इसका मतलब क्या है कि आप प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ करिए। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस लाइन का नाम है L1, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस लाइन का नाम है L2, L3, L4, जितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, L5। इस सारी लाइंस को हम उठा करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उस सेट का नाम क्या है? L। और हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R। ये हमें कहता है कि L1 और L2 अगर कोई दो लाइंस हैं प्लेन पर तो इनके बीच रिलेशन होगा यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इन दोनों के बीच रिलेशन होगा, मतलब L1 L2 का जो कलेक्शन है वो हमें मिलेगा R के अंदर। कब? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो अब आप ये जानते हैं कि ऐसा रिलेशन हमको बनाना तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी लाइंस हैं? बहुत सारी है, इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी हमें, और हम सारी लाइंस का पेयर बनाए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे कि R के अंदर बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन है कि कोई भी लाइन है L, उसका खुद के साथ ये गिवन रिलेशन होना चाहिए, और अगर ये रिलेशन होगा तो वो जो कलेक्शन है, वो जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, वो हमें इस रिलेशन के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम सपोज करते हैं L एक लाइन है, L1 एक लाइन है, और इसका खुद से रिलेशन है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये बताइए कि ये एक लाइन है L1 सपोज करिए, और इसका इसी के साथ रिलेशन देखना है। तो रिलेशन क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर आपके पास ये L1 है और ये L2 है तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए, रिलेशन का है स्टेटमेंट। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे L1 है और ये L1 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब ये लाइन खुद पर ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसा है? कोई भी लाइन खुद पर ही परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब कि कोई भी लाइन खुद से ये रिलेशन फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। हम कहेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। L1 खुद की परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस रिलेशन इज नॉट, दिस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए होता है। हमने देखा था कि अगर इस रिलेशन के अंदर L1 L2 प्रेजेंट है, अगर इस रिलेशन के अंदर L1 L2 प्रेजेंट है, तब कंपलसरी ये होना चाहिए कि L2 L1 भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यही सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि L2 L1 भी अगर बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, और नहीं तो नहीं है। तो हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक नहीं करते हैं, एक एलिमेंट के लिए जनरल वे पे चेक कर लेते हैं कि हम सपोज करते हैं कि L1 L2 से रिलेटेड है, L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है। समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम बना करके कि ये लाइन है हमारी L1 और इससे परपेंडिकुलर लाइन है कौन, L2। दिख रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या मैं इसे L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी लिख सकता हूँ। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखिए कि L1 का L2 के साथ राइट एंगल बन रहा है, तो क्या L2 का भी L1 के साथ राइट एंगल बन रहा है। हाँ, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये 1 2 पर परपेंडिकुलर है, तो 2 भी तो 1 पर परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है कि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे L2 बिलोंग्स टू L1। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब ये भी हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। L2 जो है L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर कोई भी दो लाइन का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो उन्हीं दो लाइन के लिए सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रेजेंट होगा। मतलब अगर L1 का L2 के साथ रिलेशन है तो L2 का भी रिलेशन L1 के साथ होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम कहेंगे R इज सिमेट्रिक। क्लियर। आइए देखते हैं हमारा थर्ड रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है उसके लिए समझते हैं हम कि अगर L1 L2 के साथ रिलेटेड है और L2 भी रिलेटेड है L3 के साथ। क्लियर। अगर ये दोनों पेयर प्रेजेंट है तो हमें तीसरा पेयर भी प्रेजेंट चाहिए। L1 L3 भी प्रेजेंट होना चाहिए R पर, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि ये है एक लाइन L1 और ये है एक लाइन L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर है, गुड। और L2 L3 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है कि L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। L2 परपेंडिकुलर किस पे, L3 पर। तो देखिए L2 पर परपेंडिकुलर हम कहीं भी बना सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। ये लाइन है L3, देखिए ये है L2 और ये है L3। तो L2 और L3 दोनों आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर हो गई। ये लाइन है L2, ये लाइन है L3 और ये लाइन है L1। क्लियर। अब आप मुझे बताइए क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, नहीं। L1 और L3 आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। L1 L3 तो हम कहेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों बिलोंग नहीं करती, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि L1 L2 तो बिलोंग करता है और L2 L3 भी बिलोंग करता है, बट L1 L3 बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने देखा कि ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं।
ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? यस, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। और क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें एक सेट डिफाइन है, उस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन दिया गया है। अब ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया, उसने आधा काम हमारा कर दिया है। हमें सॉल्यूशन दे दिया है कि एक कोई रिलेशन था और उसको हमने सॉल्व किया, तो हमें इस रिलेशन के अंदर क्या क्या मिला? 1 1 2 2 3 3 1 2 और 1 3 1 2 और 2 3। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये आर हमको कैसे पता कि ये यही है? तो ये बेटा हमें दिया गया है, ठीक है। हमें पहले से उसने आधा काम करके दे दिया है कि इसने ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर बनाने के बाद जो भी रिलेशन था उस रिलेशन को उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला वो सेट बना रिलेशन का 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। क्लियर? तो हमें आधा काम करने की जरूरत नहीं। अब हमें उसने पूछ लिया है कि बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए और 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या हमारा रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट है। हाँ, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है और 3 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए बेटा? अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आइए पहले चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से। देखिए इनका सिमेट्रिक हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1 1 आएगा। 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम इसे चेक करते हैं कि हमारे पास 1 2 तो प्रेजेंट है इस रिलेशन के अंदर, पर क्या 2 1 भी प्रेजेंट है? अगर हमने क्या कहा 1 2 प्रेजेंट है आर के अंदर, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए आर के अंदर। बट 2 1 हमें आर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 2 तो प्रेजेंट है आर के अंदर, बट 2 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं। क्लियर? ट्रांजिटिव के लिए हमें कैसे करना है कि अब ध्यान से देखिए 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है। देखिए इसका लास्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 2 3। तो हमने देखा कि 2 3 भी प्रेजेंट, 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, तो क्या और प्रेजेंट होना चाहिए? 1 3। क्या 1 3 प्रेजेंट है? 1 3 प्रेजेंट नहीं है। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आइए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। हमें एक गिवन सेट है A = 1 2 3 अप टू 14 तक, मतलब 1 से लेकर 14 तक के 14 नंबर तक के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। और रिलेशन दिया है कि ऐसा ऑर्डर पेयर XY होना चाहिए जिसमें 3 टाइम्स ऑफ x करो और उससे y को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब कि हमें सिर्फ वो पेयर चाहिए, जैसे अगर 1 2 का पेयर बनता है, एग्जाम्पल 1 और 2 का पेयर हम बनाते हैं, तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? 3 × 1 - 2 = 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब 1 2 हमें रिलेशन के अंदर नहीं मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं कि रिलेशन को हर एक एलिमेंट के लिए चेक करने से अच्छा है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि किस एलिमेंट के लिए 3x - 5 = 0 होता है। ठीक है, तो 3x = क्या होना चाहिए? y। 3x - 5 को हम लिख सकते हैं 3x = y। तो अगर हम x को यहाँ पे 1 सपोज करते हैं, तो
3 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई। तो y क्या होना चाहिए बेटा? 3 होना चाहिए। मतलब अगर x 1 है तो y क्या होगा? 3 होगा, जिसके लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमारे रिलेशन में क्या मिलेगा? हमें 1 3 मिलेगा। दूसरा, अगर x 2 होगा तो y क्या होगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई। 3 2 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। मतलब अगर x की जगह आप 2 पुट करते हो तो y की जगह क्या होगा? 6। क्लियर? और देखते हैं हम, अगर x की जगह हम 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई। 9 इज इक्वल टू वाई। तो अगर x की जगह हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। क्लियर है इतना? तो हम इसे एक सेट बना करके अलग से लिखते जाते हैं। अब आगे देखते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई। x 3 तक तो हमने देख लिया था। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। और अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू 15। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 15 हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं। अगर ये 15 हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो 5 और 15 का तो पेयर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब 5 और 15 नहीं आएंगे हमारे रिलेशन के अंदर। अच्छा, अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब y की वैल्यू 18, वो भी हमारे सेट में नहीं है, तो वो भी वैल्यू हमारे सेट रिलेशन के अंदर नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिए कि अगर मैं 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो y की वैल्यू और बड़ी और बड़ी और बड़ी आएगी, जो कि हमारे सेट के अंदर नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि x 4 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा एक सेट बन गया रिलेशन का, जिसमें एलिमेंट है 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, पर कोई भी एलिमेंट है क्या ऐसा? नहीं। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम लिख देंगे यहाँ पे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक भी बता देंगे तो पता चल जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं 1 3 प्रेजेंट है तो क्या 3 1 भी प्रेजेंट है? देख लीजिए, नहीं प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 3 तो प्रेजेंट है बट 3 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 1 3 प्रेजेंट है। अब देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन है? 3 9। तो 1 3 प्रेजेंट है, 3 9 प्रेजेंट है। 1 3 प्रेजेंट है, 3 9 प्रेजेंट है, तो क्या 1 9 प्रेजेंट है? 1 9 प्रेजेंट नहीं। देखिए 1 9 नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक एंड ना ही ट्रांजिटिव। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। रिलेशन आर गिवन है कि ऑर्डर पेयर x5 होगा तो y इज इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए। और हमें एक स्पेशल कंडीशन दी है बेटा कि x इज लेस देन 4 होना चाहिए। मतलब आप x कौन कौन से ले सकते हो? इस नेचुरल नंबर से x लेना है, लेकिन कौन कौन से x? जो कि 4 से छोटे हो। तो 4 से छोटा x कौन है? 1 2 एंड 3। तो x हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब देखते हैं कि रिलेशन में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर x हमारा 1 होगा तो y क्या होना चाहिए? चेक कर लेते हैं। तो y होना चाहिए 1 प्लस 5, क्योंकि y क्या होना चाहिए? x प्लस 5 होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अगर x हमारा 1 है तो y क्या हो जाएगा 6। क्लियर। और अगर x 2 है तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 + 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। क्लियर। अगर x 2 है तो y की वैल्यू 7 और अगर x 3 है तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 + 5 8। तो हमें 3 वैल्यू मिल गई। इससे ज़्यादा वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि x इज लेस देन 4 है। तो अगर x 1 है तो y 6 है, अगर x 2 है तो y 7 है और अगर x 3 है तो y 8। अब ये रिलेशन हमें मिल गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप जानते हो नहीं है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है? नहीं है। हम कोई भी एक एलिमेंट उठा के देख लेते हैं कि 1 6 तो है बट 6 1 नहीं है, तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। इसे आप मैथमेटिकल कैसे लिखोगे? आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि 1 6 तो रिलेशन में है बट 6 1 हमारा रिलेशन में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा था कि अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है, अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तब ए सी प्रेजेंट होना कंपलसरी है। बट अगर सिर्फ ए बी प्रेजेंट है बी सी प्रेजेंट ही नहीं है तो हम कहेंगे ए सी की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें देखना है कि 1 6 तो प्रेजेंट है पर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। 2 7 तो प्रेजेंट है बट 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। 3 8 तो प्रेजेंट है बट 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ, यहीं पे सोचने वाली बात है। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ध्यान से सुनिए कि अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तब ए सी प्रेजेंट हो, और अगर ए सी प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो बी सी है ही नहीं, तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करेंगे। और अगर ट्रांजिटिव चेक नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि अगर आपको ये प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको बी सी देना कंपलसरी है। आपके पास बी सी होना चाहिए। क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक गिवन सेट है A 1 2 3 4 5 and 6। रिलेशन गिवन है x y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। y डिविजिबल है x से। ध्यान से सुनिए कि सेकंड एलिमेंट क्या है? डिविजिबल है किससे? फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, सेकंड एलिमेंट डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से। अगर मैं इसको ऑर्डर पे बनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन का। तो अब रिलेशन का सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और कैसे यूज करेंगे इसको। कि y इज डिविजिबल बाय x। y कुछ भी हो सकता है। हम चेक करते हैं कि y का अगर हम 1 लेते हैं, y 1 है तो ये 1 किससे किससे डिवाइड हो जाता है? ठीक है, 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से। क्या इसके अलावा किसी और चीज से डिवाइड होगा 1? तो बस हमें 1 का 1 से ले चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करते हैं 2। देखिए 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 को हमने y की जगह रख लिया। y इज डिविजिबल बाय x। जो y है वो डिवाइड होना चाहिए x से, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 किससे डिवाइड होता है बताइए? इन एलिमेंट को देख करके 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। यस। और 2 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 3 से डिवाइड होगा क्या? 4 से डिवाइड होगा क्या? 5 से, 6 से नहीं होगा। बस, तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 and 2। क्लियर? अब हम देखते हैं 3 को कि ये 3 अगर y की जगह पे होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? तो 3 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले। क्या 3 2 से डिवाइड होगा? क्या 3 4 से 3 से डिवाइड हो जाएगा? देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 3 नहीं होगा। और 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 जो है ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा और 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आगे एलिमेंट लिखेंगे।
अब हम देखते हैं कि 4 किससे डिवाइड होता है। ठीक है, 4 किससे डिवाइड होगा? 4 1 से डिवाइड हो जाता है, यस। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 4 से डिवाइड होगा, यस। 4 4 से डिवाइड हो जाता है। क्या 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 4 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। मतलब y 4 हो और x 5 या 6 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब 5 के लिए चेक करते हैं। 5 किससे डिवाइड होता है? 5 1 से डिवाइड हो जाता है। और 5 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं। 5 किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। और 5 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नहीं। अब देखते हैं 6 6 किससे डिवाइड होता है? 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 6 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 6 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें कितने सारे रिलेशन हमारे सेट के अंदर मिल गए, कितने सारे एलिमेंट मिल गए। अब हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? 1 1 2 2 3। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। हम चेक करते हैं। 1 2 प्रेजेंट है तो क्या 2 1 भी प्रेजेंट है? देखिए 1 2 प्रेजेंट है तो क्या 2 1 भी प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। तो हम लिख देंगे कि 1 2 तो प्रेजेंट है बट 2 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। 1 2 प्रेजेंट है। अब देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 1 2 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, क्या 1 2 प्रेजेंट है? यस 1 2 प्रेजेंट है। और 2 से स्टार्ट होने वाला 1 2 प्रेजेंट है, 2 4 प्रेजेंट है, तो क्या 1 4 प्रेजेंट है? यस 1 4 प्रेजेंट है। 1 2 प्रेजेंट है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 6 प्रेजेंट है, तो क्या 1 6 प्रेजेंट है? यस 1 6 प्रेजेंट है। क्लियर? तो 2 से स्टार्ट होने वाले 1 2 के लिए तो हमने चेक कर लिया। ऐसे 1 3 के लिए हम चेक करते हैं। 1 3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, तो 1 3 प्रेजेंट है, यस 3 1 3 प्रेजेंट है। 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 3 6, तो 1 3 प्रेजेंट है, 3 6 प्रेजेंट, तो क्या 1 6 प्रेजेंट है? यस 1 6 प्रेजेंट है। और तो कोई एलिमेंट है नहीं। 1 4 1 4 के लिए चेक करते हैं। 1 4 प्रेजेंट है और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4, तो 1 4 प्रेजेंट है, यस हो गया। 1 4 प्रेजेंट है, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? बस एक ही एलिमेंट था और तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखते हैं 2 2 के लिए तो हो गया, 3 3 के लिए चेक नहीं करना है। 2 4 प्रेजेंट है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 4 4, तो 2 4 प्रेजेंट है, हो गया चेक। उसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं जो 4 से स्टार्ट हो। 1 5 से स्टार्ट होने वाला 5 5, तो 1 5 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 1 5 5 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 5 को चेक कर लेते हैं, तो 5 5 को चेक करेंगे तो वो तो प्रेजेंट ही होगा। 5 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है। 1 6 प्रेजेंट है, 6 6 प्रेजेंट है, तो 1 6 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है। 2 6 प्रेजेंट है, 6 6 प्रेजेंट है, तो 2 6 प्रेजेंट है, यस। 3 6 प्रेजेंट है, 6 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब 3 6 प्रेजेंट है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ट्रांजिटिव। क्योंकि ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्लियर? आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
जहाँ पे हमें एक सेट डिफाइन किया गया है z इज इक्वल टू इंटीजर है, मतलब इस z के अंदर सारे इंटीजर्स हैं और हमें रिलेशन दिया गया है एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई मतलब दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो इसे हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। देखिए दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर बनाऊंगा z क्रॉस z तो वो इनफाइनाइट नंबर्स की सीरीज बनेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम पता करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, थोड़ा सा इसको हम दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम ये सपोज करते हैं कि एक रिलेशन है हमारे पास सेट R और उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो हम देखते हैं कि सारे इंटीजर्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने कोई भी एक इंटीजर ले लिया a, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हम जनरल केस में लेते हैं कि a एक एलिमेंट है, a बिलोंग करता है z में, तो a कहाँ बिलोंग करेगा, z क्रॉस z में। क्लियर? a बिलोंग करेगा z क्रॉस z में। अब ध्यान से सुनिए कि क्या कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक ही जगह, ठीक है, और वो एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर होगा। तो a माइनस a क्या आने वाला है, 0। तो अगर आप 1 लेते हो तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। अगर आप 2 लेते हो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। अगर आप 3 लेते हो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। ऐसे आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हो -1, तो -1 माइनस -1 क्या आ जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी आप नंबर लोगे और उसका खुद से ही डिफरेंस निकालोगे तो क्या आने वाला है, 0। और 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो क्या ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई? यस, कोई भी नंबर लेंगे और उसका y से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, इंटीजर। हमने देखा कि हमारा एक नंबर था a जो कि इंटीजर था और उसका हमने खुद से ही डिफरेंस निकाला तो क्या आया, 0। और 0 क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब कि सारे a खुद से इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आइए देखते हैं कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए बी बिलोंग करता है आर में। तो हमने बोल दिया कि ए बी हमारे रिलेशन में है, हमने सपोज कर लिया कि ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है और ए बी हमारे रिलेशन में भी है। तो ये सिमेट्रिक होगा कब, जब बी ए भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होगा। आइए चेक करते हैं कि बी ए प्रेजेंट होगा या नहीं। ए बी प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीजर। क्लियर? ए माइनस बी इंटीजर आ रहा है। और अगर बी ए प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी माइनस ए भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे कि b माइनस ए भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है। माइनस ऑफ b माइनस ए एक इंटीजर होगा, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया। ये माइनस को अगर हम हटा दें तो b माइनस ए इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर। b माइनस ए नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, हमें कंडीशन कही गई है x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो हमको उससे मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि b माइनस ए की वैल्यू भी क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। वो कोई भी ए बी हो सकता है, अगर कोई भी ए बी प्रेजेंट है रिलेशन आर में तो बी ए भी प्रेजेंट होगा आर पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर? आइए देखते हैं दोस्तों अपना तीसरा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि ए बी भी प्रेजेंट है और बी सी भी प्रेजेंट है हमारे रिलेशन आर में। तो हमें सपोज करते हैं कि ए बी प्रेजेंट है आर में एंड बी सी भी प्रेजेंट है आर में। मतलब ए बी और बी सी दोनों हमारे दिए गए रिलेशन में प्रेजेंट है, जहां पर ए बी और सी तीनों क्या है, इंटीजर है। क्लियर? अब तीनों इंटीजर है, इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी एक इंटीजर हो रहा है
BC का मतलब क्या है कि B माइनस सी भी एक इंटीजर होगा, और हमें ये चेक करना है कि क्या AC भी प्रेजेंट है इसके अंदर। और अगर AC प्रेजेंट होगा, AC प्रेजेंट होगा कब, जब A माइनस सी क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। A माइनस सी क्या हो जाए, इंटीजर। कैसे चेक करेंगे कि A माइनस सी एक इंटीजर है? तो हम एक काम करते हैं, A माइनस बी और B माइनस सी दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, A माइनस बी प्लस B माइनस सी। A माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है, और B माइनस सी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर और प्लस इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, A माइनस सी, और दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। तो हमें ये पता चल गया कि A माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि AC जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग करेगा R में। इसका ये मतलब हुआ कि अगर AB बिलोंग कर रहा है R में, BC बिलोंग कर रहा है R में, तो AC भी बिलोंग करेगा R में। तो हमने कह दिया कि ये क्लियर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स और इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।